नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत और जापान ने नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक शिखर बैठक के बाद आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त और सख्त रुख अपनाते हुए सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की तरफ से जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के हर स्वरूप की बिना किसी शर्त निंदा की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। संयुक्त बयान में नवंबर 2025 में दिल्ली में हुए आतंकी हमले और 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की गई। दोनों देशों ने इन घटनाओं के दोषियों, साजिशकर्ताओं और आर्थिक मदद देने वालों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों, जिनमें अल कायदा, ISIS, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद शामिल हैं, के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की। साथ ही आतंकियों के संरक्षित ठिकानों को खत्म करने, आतंकवाद की फंडिंग रोकने, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से उनके संबंध तोड़ने और सीमा पार आतंकियों की आवाजाही रोकने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की अपील भी की। तो दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, भारत जापान ने आतंकवाद पर एकजुटता यहां पर दिखाई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच जो बातचीत हुई है आतंकवाद के खिलाफ, दोनों ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए दोनों ही नजर आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे मौके में उनकी यात्रा हो रही है, बेहतरीन यात्रा कही जाएगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से उथल पुथल मचा हुआ, चाहे ईंधन को लेकर फाइटिंग हो या आतंकवाद जिस तरीके से डिजिटल फैला पड़ा हो, तो ऐसे में नए सिरे से करार करना और पुराने जो करार हमारे वो 2023 में जब यात्रा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और फिर उनके भी PM का जब यहाँ पे दौरा होता था, तो उन करारों में फिर ये नई चीजें ऐड ऑन कर देना और नए सिरे से AI टेक्नोलॉजी को जोड़ के ये सब चीजें करना, तो मुझे लगता है ये समय की दरकार है, ये होना चाहिए। अब इसमें 2-3 करार और हुए हैं जिस तरीके से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, जैसे हमारे यहाँ के जो सीड्स हैं, गन्ने का सीड्स है, वो उनको चाहिए होता, और वहाँ का मक्का और कुछ और ज्वार टाइप के जितने भी सीड्स हैं जो जापान से हम खरीद रहे हैं। हालांकि जापान की टेक्नोलॉजी जो है वो आधुनिक के तौर पे सबसे आगे रहती है, और हम आज भी अगर दूसरे देशों से आयात निर्यात करते हैं तो उसमें जापान जो हमारा पारंपरिक देश रहा है, दोस्ती वाला, उनके साथ में हमने कई सारे ऐसे करार नए करे हैं जो आने वाले समय में उनकी तस्वीर मुझे लगता है हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित भारत में जरूर दिखाई देगी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों ही नेताओं की अगर हम बात करें, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जापान की प्रधानमंत्री हो, इनके बीच में कई बार बातचीत हुई है, कई मुलाकातें हुई है। G7 समिट की बात करें, G20 की बात करें, तो दोनों ही नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। और ऐसे में माना जा रहा है कि जापान के साथ जो भारत की रणनीतिक साझेदारी है वो भी और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। नहीं, मैंने कहा ना, ये समय की दरकार है, क्योंकि इस समय जो विदेश नीति को लेकर जिस तरीके से हमारे ऊपर कटाक्ष विपक्ष लगा रहा है, और हाल के दिनों में कई सारे ऐसे देश हैं, खाड़ी के देश कह लो या फिर आप इस्लामिक देश कह लो, तो उनसे हमारे संबंध कुछ खट्टे मीठे जरूर हुए हैं। ईरान का इतना बड़ा मामला हुआ है, खानगोई साहब की जब मृत्यु होती है उसके बाद में यहाँ से श्रद्धांजलि नहीं देना और वहां 168 बच्चों की मौत हो जाना, उसके बाद में भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना देना, इस तरीके से जो एक संबंध विच्छेद वाली जो बात कही जा रही थी और ग्लोबल मीडिया इस चीज को उठा रहा था, तो ऐसे में मुझे लग रहा है जापान का जो दौरा है दोनों देशों के रिलेशनशिप को और मजबूती देगा और गर्मी पैदा करेगा। और रही बात, देखो, कोई भी देश जब किसी के देश के साथ में जाता है और खुद चल के जब आता है, तो इससे साफ समझी जा सकती है चीजें कि उनकी पूरियां हैं, कुछ तो हमारी उनको जरूरत है, तभी तो हमारे पास वो कुछ चल के आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी मैं जब देख रहा था कि 2023 का जो करार हम दोनों के देशों के बीच में हुए थे, जिसमें कृषि थी और आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख था, जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से नियंत्रण करना वो था, अब इसमें AI को टैग किया गया है और इसके साथ ही
कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, सीड्स ऐसे हैं, उनको भी जोड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो नए करार हुए हैं, इससे किसानों को भी फायदा होगा और औद्योगिक क्षेत्र है उनको भी फायदा होगा, और ये होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप किसी भी देश के साथ में जब आप वहां घूमते हो, जब उनकी भौगोलिक स्थिति को जब देखते हो, और वो हमसे कंपेयर जब करते कि हमारे उदाहरण के तौर पे हमारे मक्का, 1 एकड़ में मक्का के उत्पादन कितना होता है, और फिर जब हम कंपेयर करते हैं कि उससे ज्यादा अगर जापान के किसान कमा रहे, तो जाहिर सी बात है वहां के सीड्स मंगाएंगे। तो इन सब चीजों को लेके हमारे जो वैज्ञानिक ने एक लंबी चौड़ी मीटिंग्स की, फिर वो प्रस्ताव जब कृषि मंत्रालय को रखा, कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को रखा, और प्रधानमंत्री ने जापान के नेताओं के सामने रखा। जब उनमें स्वीकृति जब मिलती है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जापान के साथ भारत के रिश्ते नई मजबूती की तरफ अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें आतंकवाद, टेरर फंडिंग और तमाम जो हुए मुद्दे हैं, उन सभी पर कड़ी प्रतिक्रिया दोनों ही नेताओं की तरफ से दी गई, और दोनों ने ही आतंकवाद पर साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र भी किया। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलन के 13वें दिन सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि जंतर मंतर पर बनाई जा रही एक अस्थायी लाइब्रेरी को हटाने के दौरान पुलिस ने 2 छात्रों के साथ मारपीट की और किताबें फेंक दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष सामने आना फिलहाल बाकी है। इसी आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर है। उनका अनशन 5वें दिन में पहुंच गया है। आंदोलन से जुड़े लोगों के अनुसार लगातार भूखे रहने के कारण उनका ब्लड शुगर 60 तक पहुंच गया है और ब्लड प्रेशर भी कम दर्ज किया गया है। तो स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर, आपको बता दें कि कॉकरोचों के साथ चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत और बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिलहाल प्रदर्शन और अनशन दोनों लगातार जारी हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, सीजेपी का जो प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, वो लगातार जारी है। शुरुआती दौर में सब ये सोच रहे थे कि ये जो पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के लिए इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आज कई दिन बीत चुके हैं और सीजेपी और छात्रों का जो ये प्रदर्शन है वो लगातार उग्र भी हो रहा है और आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए साहिल, कल मेरी लगभग 3 घंटे मौजूदगी रही है जंतर मंतर पे। तो इस बीच में जब मैंने देखा वहां पे योगेंद्र यादव जी का भी आना हुआ और 3-4 और ऐसे प्रोफेसर थे जो शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं यूपीएससी की, उनका भी आना हुआ। और सोनम वांगचुक का तो है ही, वो तो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो अब ये आप कह सकते हो कि ये जो नया लड़का है सीजेपी पार्टी, अभिजीत, उनको तो कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, लेकिन हाँ उसको संबल बहुत तगड़ा मिल रहा है पीछे से। ऐसे नामचीन लोग जब जुड़ रहे हैं, तो जब नामचीन लोग जब जुड़ जाते हैं तो उसकी मजबूती और उसका वजन और बढ़ जाता है। ये हमने देखा वहां पे। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी जो वास्तव में परेशान करने वाली थी। एक चार्जर पॉइंट लगा हुआ था बगल में, जिसमें भाई घर तो है नहीं, सबके पास मोबाइल भी है, वहां पे कहाँ चार्ज करने जाएंगे? सामने पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में तो जाएंगे नहीं घर। वो चार्जर पॉइंट को भी कल पुलिस ने तोड़ दिया। ये बात खुद मुझे वहां के लोगों ने बताई कि बताइए हमारे साथ में इस तरीके की हरकतें सरकार और पुलिस कर रही है। वो चाहते ही नहीं है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे या शिक्षा के विषय में हम कोई बोले। और ये जंतर मंतर किस लिए है?
भाई 1912-17 में जब 20 में जब स्टार्ट हुआ था तो उसका उद्देश्य यही था ना कि कोई भी अगर मांगे जो संसद में आपकी नहीं उठ रही हैं, नहीं उठाई जाती हैं, तो आप जंतर मंतर पे आके अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हो, जो कि जंतर मंतर के सामने ही पार्लियामेंट है, जिसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर कहा जाता है। तो इन सब बातों को लेके जब चर्चाएं हो रही थी तो मैंने ये देखा, ये जांचा, ये भापा कि ये जो प्रोटेस्ट है ये रुकने वाला नहीं, ये आगे तक जाएगा। और दूसरा पहलू ये भी मैंने देखा कि सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार अपने धुन में काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अपना काम करते जा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि मेरे खिलाफ और मेरे विरुद्ध एक बहुत बड़ा मूवमेंट छिड़ा हुआ है, मेरे इस्तीफे की मांग हो रही है। तो इस तरीके के मुझे कहीं हलचल दिखाई देती नहीं है साहिल। लेकिन जिस तरीके का ये प्रदर्शन है, क्योंकि एक तरफ इस प्रदर्शन को खुद ही पुलिस ने अनुमति दी थी कि शांतिपूर्वक तरीके से आप इस प्रदर्शन को कर सकते हैं, दूसरी तरफ जो दीपके हैं, अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि छात्रों को पीटा जा रहा है पुलिस की तरफ से, प्रदर्शनकारियों को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी मांगों को सुनने की बजाय उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो एक तरफ पहले परमिशन दी जाती है और उसके बाद इस तरीके के गंभीर आरोप लगना कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना, कल ये चीजें खुद हमने आंखों से देखा। जब मेरे साथ में और 2 साथी पत्रकार थे, हमारे गले में आई कार्ड नहीं था, तीन लोग थे हम। तो जब हम वहां जाते, पुलिस के 2 कर्मी हमारे पास आते हैं तो वो पूछते हैं आप किस वर्ग से हो। मैंने कहा कोई भी अगर मूवमेंट कहीं छिड़ा होता है तो वहां पे वर्ग सर्ग तो नहीं पूछा जाता है ना। हम शिक्षक हैं, हम किसान हैं, हम क्या है, हम आंदोलनकारी हैं। अगर कोई आ रहा है तो फिर जब हम लोगों ने अपना परिचय दिया, हाँ हम मीडिया में काम करते हैं, आई कार्ड देखा बाकायदा हम लोगों का अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि गिने चुने लोगों को वहां पे जाने दिया जा रहा है। अरे भाई आंदोलन है, आंदोलन में तो कोई भी जा सकता है, बिल्कुल मूवमेंट छुड़ा हुआ कोई भी जा सकता है। तो ये अभिजीत दीपके का आरोप बिल्कुल सही है, उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। और जो मुकम्मल तैयारियां ऐसे मौके पे की जानी चाहिए, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था है, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, साहिल ऐसा भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया कि इस तरह की कोई व्यवस्थाएं वहां पे हैं। अब आपने कहा कि पुलिस ने खुद इजाजत दी, मुझे लगता है पुलिस शायद अब अपनी गलती पे उनको एहसास हो गया कि हमने इजाजत क्यों दी। बिल्कुल, और ये सवाल भी लगातार उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीजेपी को पहले शुरुआत में हल्के में ले लिया गया हो। ऐसा माना जा रहा था कि ये आई गई पार्टी है और एक सोशल मीडिया का कैंपेन टाइप का है जिसे यहाँ पर शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन उसका आगे कोई भविष्य नहीं है। पर अब जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, छात्रों का समर्थन मिल रहा है, अभिभावकों का समर्थन इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो प्रदर्शन है वो और ज़्यादा उग्र होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक छात्र तो आमरण अनशन पर वहाँ पर है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर उसकी तबीयत बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। मतलब आपका कहने का मतलब वही है, कछुआ और खरगोश की ये कहानी जो हमने बचपन में सुनी है। खरगोश ने कभी सोचा ही नहीं था कि कछुआ मेरे से आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, खरगोश ने सोचा कि पेड़ है, पेड़ की छांव में मैं सो जाता हूँ, कछुआ की क्या औकात जो वहां इतनी दूर तक पहुंच जाएगा। कमोवेश बिल्कुल आपका 100% कहना सही है। पुलिस ने यही सोचा था कि ये हंसी मजाक में मूवमेंट बना हुआ, मैं पार्टी का भी इसको नाम नहीं दूंगा, एक 25-26 साल का नवयुवक जो अमेरिका में रहता, अपनी नौकरी चाकरी करता है और वहां उसने मजे मजे में और ऐसे ही शब्दों का लेके चुकलेटी, जिसको कॉकरोच बोल दिया या मगरमच्छ बोल दिया, जो भी उसका नाम लेके उन्होंने पार्टी का गठन कर दिया। अब उनको ये नहीं लगता था कि इनके साथ में इतने बड़े नाम जुड़ जाएंगे और ऐसे लोग भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जब पुलिस ने देखा कि ये मूवमेंट तो बड़ा हो गया, और निश्चित तौर पे बड़ा हो गया, क्योंकि हालांकि स्ट्रीम मीडिया इसको ज्यादा कवर नहीं कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जो ह्यूजूम मैंने वहां पे देखा, यूट्यूबरों की लंबी लाइन, इन्फ्लुएंसर की लंबी लाइन थी वहां पे, तो वो अच्छा कवर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात में जब ये सब चीजें सरकार तक पहुंचेंगी, हुकूमत के आकाओं तक पहुंचेगी, उनको तो कहीं ना कहीं परेशान करेंगी, असहज करेंगी, और वैसा ही होता दिख रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आने वाले समय में इस पूरे प्रदर्शन का क्या भविष्य होता है ये तो अभी देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल
छात्रों का और अभिभावकों का जोरदार समर्थन यहाँ पर सीजेपी के साथ नजर आ रहा है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन तेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस पर छात्रों से मारपीट का आरोप भी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लगाया है, जिसके बाद व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ दायर मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसपे ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत को बरकरार रखा गया था। मेघालय सरकार का कहना है कि गिरफ्तारी के एक दस्तावेज में टाइपिंग की त्रुटि के कारण हत्या की धारा 103 बीएनएस की जगह 403 बीएनएस दर्ज हो गई, जिसका लाभ आरोपी को मिला। सरकार के अनुसार गिरफ्तारी से जुड़े 6 अन्य दस्तावेजों में सही धाराएं दर्ज थी और केवल एक दस्तावेज में तकनीकी गलती हुई थी। सरकार का यह भी कहना है कि सोनम की ओर से पहले दायर 3 जमानत याचिकाओं में इस त्रुटि का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि चौथी याचिका में इसे आधार बनाकर जमानत हासिल की गई। राजा रघुवंशी का शव 2 जून 2025 को मेघालय के सोहरा क्षेत्र में एक खाई से बरामद हुआ था। इस मामले में सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट, CFSL रिपोर्ट, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य पेश करते हुए जमानत रद्द करने की मांग की है। वहीं गाजियाबाद के थाना मुरादनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रियों और राहगीरों को निशाना बनाने वाले एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी विनोद के कब्जे से चोरी के 12 मोबाइल फोन और 520 रुपए नगद बरामद किए हैं। आरोपी भोजपुर थाना क्षेत्र के दौसा बंजारपुर गांव का रहने वाला है और लंबे समय से हाईवे और सड़कों के किनारे सो रहे लोगों को अपना निशाना बना रहा था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह स्वीकार किया कि वो राह चलते लोगों और सड़क किनारे सो रहे यात्रियों के मोबाइल व नकदी चोरी करता था। उसने बताया कि बरामद एक एप्पल और एक ओप्पो मोबाइल कुछ दिन पहले असालत नगर स्थित हनुमान मंदिर के बाहर सो रहे कांवड़ यात्रियों से चुराए थे। अन्य मोबाइल मोदी नगर और आसपास के इलाकों से चोरी किए गए थे। आरोपी चोरी के मोबाइल सस्ते दामों में बेच देता था और बाकी मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विनोद पर चोरी, मारपीट और आर्म्स एक्ट समेत 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो पहले भी GRP मुरादाबाद की तरफ से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस उसके अन्य आपराधिक नेटवर्क और गतिविधियों की जांच कर रही है। घटना का खुलासा हुआ है, क्या कुछ बरामदगी हुई है, कितनी गिरफ्तारी हुई है? ये दिनांक 23 जून को एक कांवड़ियों का जत्था जो हरिद्वार से जल लेकर राजस्थान जा रहा था, वो मुरादनगर थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर पर रात में रुका हुआ था। रात में उन कांवड़ियों के 2 मोबाइल फोन व 19,000 रुपये चोरी होने की सूचना उनके द्वारा दी गई थी, जिसके संबंध में थाना मुरादनगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और मुखबिर खास व CCTV कैमरों की मदद से आज मुरादनगर पुलिस द्वारा उस घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें विनोद पुत्र रणपाल निवासी दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद का को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के कब्जे से उन कांवड़ियों के 2 मोबाइल फोन के अलावा 10 अन्य मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। तो पैसे कितने हैं कांवड़ियों द्वारा इसमें 19,000 रुपये अपने चोरी होने दिखाई गए थे, लेकिन अभियुक्त से गिरफ्तारी के बाद ये जानकारी हुई है कि इसके द्वारा केवल 2 मोबाइल फोन चोरी किए गए थे, पैसा कोई चोरी नहीं किया गया था। इसके कब्जे से 520 रुपये बरामद हुए हैं। सर, क्या इसका कोई क्या है? अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके खिलाफ GRP मुरादाबाद में एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है और इसके भोजपुर में भी इसके खिलाफ पूर्व में एक मुकदमा पंजीकृत। वर्तमान में क्या घटना? वहीं शामली में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पखवाड़ा के तहत जिला कार्यालय में भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामजी लाल कश्यप ने की, जबकि संचालन दामोदर सैनी ने किया। मुख्य वक्ता क्षेत्रीय मंत्री परसोत्तम जाटव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद, अखंडता और जनसेवा का जीवन हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सेवा और समर्पण की भावना से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि एवं जिला प्रभारी विकास अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। सम्मेलन में मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अंत में सभी ने संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं थाना भवन के विकासखंड परिसर में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले का गुरुवार को सफल समापन हो गया। जिला सेवा योजन विभाग के सहयोग से आयोजित इस भर्ती शिविर में निजी सुरक्षा कंपनी SIS इंडिया लिमिटेड दिल्ली ने सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर और कस्टोडियन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की। मेले में क्षेत्र के 20 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 15 अभ्यर्थियों का सुरक्षा जवान पद के लिए चयन किया गया। जिला सेवा योजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है ताकि युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। भर्ती अधिकारी कुंदन कुमार और रणजीत कुमार ने बताया कि शिविर के दौरान अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों की जांच, शारीरिक मापदंडों का परीक्षण और अन्य औपचारिकताएं पूरी कराई गई। चयनित युवाओं को 18,000 से 32,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिलेगा। कंपनी उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने के बाद विभिन्न संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में नियुक्त करेगी। अधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसे रोजगार मेलों के आयोजन का भरोसा जताते हुए युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। वहीं नोएडा में ऑनलाइन ट्रेडिंग और आइसक्रीम फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर साइबर जालसाजों ने 2 लोगों से कुल 29.24 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने बड़े मुनाफे और आकर्षक रिटर्न्स का झांसा देकर दोनों पीड़ितों को अपने जाल में फंसाया। एक पीड़ित से 15.74 लाख रुपए जबकि दूसरे से 13.50 लाख रुपए ठग लिए। जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने नोएडा साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर पुलिस बैंक खातों के लेन देन, मोबाइल नंबर, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी निवेश और फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों को बड़े मुनाफे का लालच देकर ठगी कर रहे हैं। ऐसे मामलों में किसी भी कंपनी या योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना किसी सत्यापन किसी भी निवेश योजना या फ्रेंचाइजी के नाम पर रकम न भेजें। अगर किसी प्रकार की साइबर ठगी का संदेह हो तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। मामले की जांच जारी है। वहीं नोएडा में यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सदर उप जिलाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने सभी लेखपालों को निर्देश दिए हैं कि वो डूब क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कर 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को सेक्टर 150 के मोमनाथल समेत 20 से अधिक गांव में डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर होटल, हॉस्टल, मकान, दुकान और फार्म हाउस बनाए जाने की शिकायतें मिली हैं। यमुना और हिंडन के किनारे बसे कई गांवों में इस तरह के निर्माण बाढ़ के दौरान बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार जिला प्रशासन अप्रैल महीने में ही 20 गांव में हो रहे अवैध निर्माण से संबंधित गाटा, खसरा संख्या और कॉलोनाइजरों की सूची नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कार्रवाई के लिए भेज चुका है। अब नए सर्वे के जरिए वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद डूब क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम के सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। शुक्रवार को राजधानी में सुबह से बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.1 डिग्री कम है। इस दौरान हवा में नमी का स्तर 61 से 95% के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने लोगों से आंधी, बिजली और जल भराव के दौरान सतर्क रहने, पेड़ों के नीचे खड़े न होने और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर लेने की अपील की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।